हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जिसका नेम है मोशन। ठीक है ना। और जब भी आप पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखा करिए। अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो पक्की बात है हम ये चैप्टर आपको लर्न करा देंगे। ठीक है ना। मोशन की बात करें, जैसे मोशन मतलब होती है गति। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई पेन रखा है, ठीक है ना, पेन है, टाइम चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहा, वो जिस इनिशियल पॉइंट पे था वहीं पे है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ बॉडी पोजीशन में भी चेंज आए, थोड़ी आए, बहुत तेज से आए, उससे नहीं मतलब है हमें। ठीक है ना। बॉडी पोजीशन में क्या आ रही है, अगर चेंज आ रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन कराना है, उसको चलाना है, इसी पिन को अगर हमें चलाना है तो इसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये मोशन करेगा। ठीक है। यानी पहले ये रेस्ट में था, रेस्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना हुआ तो ये हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर मान लो कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। जैसे इसे यही पेन है, ये मूव कर रही है लेकिन अभी रुक जाएगी। क्यों रुक गई? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, वो तभी रुकेगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई रेस्ट पोजीशन में है, ये तभी मोशन करेगी जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको रोकने के लिए वो तभी रुकेगी जब वो क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी समझ में आया ना बात। मतलब मोशन अगर कराना है तो मोशन के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, फोर्स। सबसे ज़्यादा ज़्यादा क्या ज़रूरी है, फोर्स। फोर्स चाहिए होगा। यानी जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा ना, तो वो रेस्ट से मोशन पोजीशन में जा सकती है, या फिर मोशन है वो रेस्ट में तब तक नहीं आ सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है ना। जो कि 9th का मोशन के बाद सेकेंड चैप्टर है हमारा फिजिक्स में, फोर्स। तो वहाँ पे हमें लॉ ऑफ मोशन पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है ना। तो बात समझिए, एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमैटिक। काइनेमैटिक्स ये ब्रांच होती है जो कि जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की स्टडी करेंगे। लेकिन मोशन किस फैक्टर से हो रहा है, काजेज क्या है मोशन का, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच काजेज द मोशन। ठीक है ना। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोशन को क्या कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, मोशन जिसकी वजह से हो रहा है, उनको कंसीडर किए बिना मोशन की ओनली क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, काइनेमैटिक्स कहलाता है। बात आ रही समझ में? तो काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, क्या किए बिना, विदाउट टेकिंग अकाउंट द फैक्टर विच काजेज द मोशन। यानी किसको कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, फोर्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो जो कि 11th हमारे मिलता है मोशन, तो हमें काइनेमैटिक्स पढ़ना पड़ता है, चैप्टर करके आएगा। ठीक। तो आप अभी याद रखिए काइनेमैटिक्स क्या है। काइनेमैटिक्स स्टडी ऑफ मोशन ही है, जिसमें हम वो मोशन को पढ़ते हैं विदाउट कंसीडर किए कि मोशन किस फैक्टर के जरिए काज हुआ है। ठीक है। यानी इसमें हम इस चैप्टर में हम फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आने बात। आगे चले। जैसे बात आती है कि मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है। जैसे हमने बताया मोशन क्या होगा, अगर टाइम चेंज होने के साथ साथ, टाइम चेंज होने के साथ साथ बॉडी पोजीशन में भी क्या है, चेंज देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे मोशन में है। अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो वही चीज़ हमने लिखी है। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ चेंज होने के साथ साथ बॉडी पोजीशन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस अगर आ रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज सेज टू बी मूविंग, वो मूव कर रहा है, यानी वो मोशन में। अदरवाइज इट इज एट रेस्ट, वो किस में है, रेस्ट में है। समझ में आया ना। ये मोशन और रेस्ट की बात करें, ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव होते हैं किसके रिलेटिव होते हैं, ऑब्जर्वर के, जो देख रहा है। ठीक है ना। किसी ऑब्जर्वर के या रेफरेंस पॉइंट के। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है भी समझाते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में कोई दो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो बंदे आपस में एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं होंगे, ठीक है। वो दोनों बैठे हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बाहर से उस ट्रेन को देख रहा है, ठीक है ना, तो वो दोनों लोग और वो ट्रेन, वो तीनों किस में है, मोशन में है। यानी जो मोशन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑब्जर्वर के। किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर कैसा है, वो जो दोनों बंदे बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए ऑब्जर्वर है, इसके लिए ये मोशन में नहीं है,
और इस दूसरे बंदे के लिए ये भी मोशन में नहीं है। लेकिन अगर कोई तीसरा इस ट्रेन को देख रहा है बाहर से, तो ये पूरी ट्रेन और ये दोनों लोग किस में रहेंगे, इसके लिए मोशन में रहेंगे। यानी मोशन कैसा है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, समझना ना। तो ये रिलेटिव होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं मोशन एंड रेस्ट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ये किससे रिलेट करते हैं, ऑब्जर्वर से, समझना ना। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, कैसा है, ठीक है। तो उसके उससे रिलेट करके हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में है, समझना है ना। मोशन ये आल्सो रिलेटिव होता है किसके, रेफरेंस पॉइंट के। किसके रिलेटिव होता है, रेफरेंस पॉइंट के। जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ बतानी हुई, ये पेन मूव करा, यही पेन हम रखे हैं यहीं पे, हमें बताना हुआ ये मूव करा। मूव कराने का मतलब हम कुछ पॉइंट लेंगे, जैसे हमने ये पॉइंट लिया, अब यहाँ से बताएंगे ये पेन यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर गया और यहाँ रुका है, ठीक है ना। बिना किसी पॉइंट के हम कैसे बताएंगे ये मूव करा है, बोल ही नहीं पाएंगे, समझना ना। बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के हम कैसे इसको इंडिकेट करेंगे कि ये मूव करा है, आप समझा ही नहीं पाओगे। किस कोई हमें पॉइंट चाहिए, जैसे आप स्कूल, ये मान लीजिए आपका घर है, आपका हाउस है, और ये आपका मान लीजिए स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की है। तो आपने अपने घर से कहाँ मूव करा, स्कूल से। तो घर से स्कूल मतलब जो हमारा घर है उसको हम मान सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि हम अपने घर से कहाँ आए हैं, स्कूल तक आए हैं। तो इतनी जो डिस्टेंस चले हैं हमने, इतनी दूर मोशन करा है, मूव करे हैं, समझ में आना। अगर आप कोई रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, रेफरेंस पॉइंट कोई कुछ भी, कोई पॉइंट मान सकते हो, समझना ना। कोई घर मान सकते हो, हाउस मान सकते हो, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है आप किससे रिलेट किसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं आप, ठीक है। और कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना इसके बता ही नहीं सकते कि हम कितना मोशन करे हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, समझना ना। तो ये मोशन और रेस्ट किस पे डिपेंड होता है, हमारा ऑब्जर्वर पे, और किस पे डिपेंड होता है, रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट की बात करें, रेफरेंस पॉइंट का अगर हम डिफिनेशन देना चाहें, रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस, ये कोई स्थान हो सकता है, और ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि यूज करेंगे फॉर कंपेरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इन इट इज मोशन, कि कोई चीज़ अगर मोशन में है या नहीं है। ये कोई प्लेस हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या कोई पॉइंट हम मान सकते हैं, जिससे रिलेट करके, जिससे कंपेरिजन करके हम बताएंगे पहले हम यहाँ थे, अब यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, जो कि डिटरमाइन करेगा कि कोई चीज़ कितनी मोशन करी है। तो रेफरेंस पॉइंट की डिफिनेशन आप दे सकते हो, रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बात करें, जैसे हमें बात करनी हो, मान लो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। जैसे हमारे एक्सिस की बात करें तो एक होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा जेड एक्सिस होता है। 3 एक्सिस होती हैं कार्टेशियन डायग्राम में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें मोशन की पोजीशन की डिफाइन करना है, पहले हमने पढ़ा मोशन क्या होगा, रेस्ट क्या होगा। मोशन और रेस्ट किससे रिलेटिव होते हैं, ऑब्जर्वर के और किससे, रेफरेंस पॉइंट के, ठीक है ना। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें बतानी है कि कहाँ पे है, ठीक है ना, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, तो हम यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, समझ में आया ना। अगर मान लीजिए मोशन में केवल किसी एक एक्सिस में क्या हो रहा है, केवल एक ही डायरेक्शन में चेंजेस आ रही, बाकी दोनों वाई और जेड कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम उस, जैसे मान लीजिए केवल हमारी वैल्यू किस में चेंजेस आ रही है, यक्स में आ रही है। किस में आ रही है, यक्स में। अगर हमारी चेंजेस आ रही है वन, मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। केवल एक ही एक्सिस में, अगर एक ही एक्सिस में हमारा मोशन हो रहा है, मतलब एक ही एक्सिस में चेंजेस देखने को मिल रहा है, बाकी वाई और जेड कैसे होंगे, 0 होंगे। तो उसको हम बोलते हैं 1D मोशन। 1D मोशन, 1D मोशन करने का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। यानी इसी को हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन। कैसा मोशन, लीनियर मोशन, समझ ना। अगर हमारे दो कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है, एक्स और वाई दोनों में चेंजेस आ रहा है, जैसे आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस में भी मूव करता है, आगे भी बढ़ता है और ऊपर भी जाता है और नीचे गिरता है। बात समझिए, यहाँ पे एक तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ और एक वाई डायरेक्शन मूवमेंट हुआ। यानी अगर दो कोऑर्डिनेट में अगर हमारा चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो मोशन कैसा बोलेंगे हम, 2 डायमेंशनल बोलेंगे। कैसा मोशन बोलेंगे, 2 डायमेंशनल, या फिर 2D मोशन बोलेंगे। और इसी को बोल सकते हैं प्लेन इन मोशन। प्लेन इन मोशन, मोशन किस में है, प्लेन में है, समझ में आया ना। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी में एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है,
तो उसको हम बोलेंगे 3D मोशन। 3D मोशन करने का मतलब 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना, या फिर मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, स्पेस में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो कैसे मूव करती है, 3 डायमेंशनल मूव करती है। समझ आई नहीं बात। तो ये हमारा हुआ, अगर कोई केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है तो 1D मोशन होगा, दोनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है 2D मोशन होगा, और तीनों में मिल रहा है 3D होगा। 1 डायमेंशनल को लीनियर मोशन नाम देते हैं, 2 डायमेंशनल को हम प्लेन मोशन, प्लेन इन मोशन नाम देते हैं, और 3 डायमेंशनल को मोशन इन स्पेस बोलते हैं। समझ में आया ना। अगर और इसी तीनों कोऑर्डिनेट के जरिए हम किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करेंगे कि वो पहले कहाँ था अब कहाँ है। समझ में, यानी अगर हमें पोजीशन बतानी हुई ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे है तो हम क्या यूज करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वही हमने लिखा है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम यानी रेफरेंस फ्रेम, उसको नाम देंगे रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम करने का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी तीनों एक्सिस हमारी जो होती हैं एक्स वाई जेड, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट कोई प्लेस या ऑब्जेक्ट होगा। रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, जिस पे हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे, दिखाएंगे लोकेशन कहाँ है, उसको जो डिफाइन करेगा, उसको जो शो कराएगा वो हमारा रेफरेंस फ्रेम होगा। ये हो क्या सकता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमारी तीनों एक्सिस हो सकती है। समझ में आया ना। आगे चलें, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी जो हमने अभी समझाया। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम, केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहा है तो मोशन कैसा होगा, 1 डायमेंशनल होगा, यानी 1D होगा, यानी हम बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। क्लास 9th में जो हमें मोशन पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। इफ़ ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम, अगर 2 कोऑर्डिनेट में से चेंजेस आ रहा है, यानी एक्स और वाई या वाई और जेड, कुछ भी 2 ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है तो उसको मोशन बोलेंगे 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। यानी ये मोशन का और नाम दे सकते हैं मोशन इन प्लेन, कोई चीज़ प्लेन में मूव कर रही है। इफ़ ऑल कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम, तो मोशन कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा, यानी 3D मोशन होगा, ठीक है ना, यानी मोशन इन स्पेस। आ रही बात समझ में। अब आगे बात करें, मान लीजिए हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट हम अपना घर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने, ये हमारा हाउस हो गया, क्या हो गया, ये हमने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमारा हाउस हो गया, ठीक है ना। हाउस से हमने अपने स्कूल तक आए, ये मान लीजिए हमारा स्कूल यहाँ तक है 5 किलोमीटर की दूरी पे, ये हमारा स्कूल है। इस पॉइंट को नाम दिए ए और इसको मान ले रहे हैं हम दिए बी। ये ए हमारी मान लो रेफरेंस पॉइंट हुई, यहाँ से हमने शुरू किया चलना, ठीक है, कहाँ तक गए, बी तक गए। तो टोटल आपने सुनो, ये तो रेफरेंस पॉइंट था, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट हम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसने ए पॉइंट से चलना शुरू करा, कहाँ पहुँचे, बी पे पहुँचे। तो टोटल इसने जो पाथ कवर की है, समझ में आया ना बात। रेफरेंस पॉइंट से मतलब ये, इसको अगर हम बोलें इनिशियल पॉइंट बोलें, और इसको बोलें अगर हम फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हुआ, पाथ लेंथ हुआ, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कहने का मतलब जो पाथ का लंबाई है, पूरी पूरी पाथ की जो लंबाई है, समझा ना। तो रेफरेंस पॉइंट से लेके, यानी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जितनी जो पाथ लेंथ हुई, हो सकता है मान लीजिए पहला अगर रास्ता है, एक स्ट्रेट लाइन गई है, हो सकता है कोई रास्ता ऐसे ऐसे गया हो, जिसकी दूरी है मेरे टोटल मिला के आ रही 10 किलोमीटर आ रही है। कोई हो सकता है कोई पाथ हो, एक इसी घर से लेके स्कूल ले जाने का रास्ता हो सकता है, कोई ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है ना। इसकी कुल दूरी, वो इसकी कुल लंबाई जो पाथ लेंथ आ रही है वो कितनी है, 15 किलोमीटर है। तो बात समझिए, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल पाथ लेंथ होता है, कि आपने जो मोशन करते वक्त ट्रेवल करा है, समझा ना, टोटल जो ट्रेवल करा है उस पाथ लेंथ को बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे ये जो हमारा ये पाथ है ए टू बी, ये वाला जो पाथ है, ये फर्स्ट वाला, ये इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, यानी आपने डिस्टेंस कितना चला होगा, 5 किलोमीटर चला होगा। अगर आपने सेकेंड पाथ को क्या किया, फॉलो किया, तो सेकेंड पाथ में आपने इस पाथ पे फॉलो करे, यानी कितना किलोमीटर चले हो आप, 10 किलोमीटर, यानी अब डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, 10 किलोमीटर आएगी। अगर आप बात करो ये जो थर्ड पाथ है, थर्ड पाथ कहने का मतलब ये वाली जो पाथ है, अगर इस पाथ को आप फॉलो करके अपने स्कूल तक जाते हो तो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, 15 किलोमीटर, यानी अब डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 15 किलोमीटर। समझा ना। जो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो एक
पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जितनी दूरी हुई, जितने आपने ट्रेवल किया मोशन के दौरान जितने पाथ लेंथ में आपने ट्रेवल किया, उसी को क्या नाम देंगे? डिस्टेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस नाम देते हैं। यानी ये भी हमारी डिस्टेंस है, ये मतलब फर्स्ट पाथ भी डिस्टेंस है, सेकंड पाथ भी डिस्टेंस है और थर्ड पाथ भी डिस्टेंस है। ये तो डिस्टेंस हो गया। एक आता है टर्म डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में से जो शॉर्टेस्ट पाथ है, समझा ना? यानी डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपली डिफिनीशन, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, समझा ना? इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। समझ में बात? डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन वन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी अगर हम इसमें फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ में हम कंपेरिजन करें कौन सा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हमारा था, यहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ओ था, यहाँ से हमने 3 मीटर चला, मान लो हमने ईस्ट में 3 मीटर चला, फिर हम यहाँ से नॉर्थ गए 5 मीटर गए, ठीक है ना? और यहाँ पे हमारा फाइनल पॉइंट था। तो पूछा जाए आपने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, तो 3 इधर चले हो, 5 इधर चले हो, टोटल कितना मीटर चले हो? 3 + 5, तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 मीटर। यानी आपने टोटल कितना मीटर चला? 8 मीटर चला। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? हम अगर ऐसी कोई लाइन खींचें तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है ना? और यही हमारा क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हमारा अब ये कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम इस डिस्प्लेसमेंट को हम पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया ना बात? यानी कहने का मतलब ये है, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जितने भी पाथ, टोटल लेंथ आपने कवर किया पाथ, ठीक है ना? उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा डिस्टेंस है ये पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। पाथ जैसा होगा हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पाथ जैसा भी होगा हमारा डिस्टेंस वैसे ही का वैसा बढ़ता जाएगा। समझ ना बात? लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल ये डिपेंड करेगा सबसे छोटा रास्ता कौन हो सकता है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़े, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। समझ ना बात? और जब आप टोटल पाथ लेंथ काउंट कर लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट ओ है, ठीक है? ये हमारी कोई पॉइंट ओ है और यहाँ से कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, ठीक है? यहाँ इस पॉइंट को हम नाम दिए ए, यहाँ तक पहुँचा, या इसकी दूरी हम ले लेते हैं 5 मीटर की, ठीक है ना? ओ से स्टार्ट किया ट्रेवल करना, कहाँ तक पहुँचा? ए तक, 5 मीटर ट्रेवल किया। फिर यहाँ से वो गया सी पॉइंट तक, जो कि कितनी दूरी है मान लेते हैं ये है 15 मीटर है। फिर यहाँ से ये कितना आया? ये आया वापस, पहले सुनिए, ओ से गया ए तक 5 मीटर चला, फिर ए से गया सी तक 15 मीटर चला, फिर सी से कहाँ तक आया? वो आया बी पॉइंट तक। कहाँ तक आया? बी पॉइंट। जो अब मान लीजिए 15 से यहाँ तक आने में ये हो गया ये 8 मीटर का है। कितना चला? 8 मीटर। बात समझिएगा। ओ से ए तक गया 5 मीटर, फिर 5 से सी तक गया 15 मीटर, 15 मीटर मतलब यहाँ से फिर ये वापस आया कितना? 8 मीटर। ये कितना आया? 8 मीटर। यानी टोटल अब पूछी जाए लेंथ, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी है, उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो ओ से ए तक 5 मीटर चला,
ए से सी तक 15 मीटर चला, यानी 5 15 और 5 20 मीटर अब तक चल चुका है, डिस्टेंस 15 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर वहाँ से फिर 8 मीटर वापस आया, 8 मीटर वापस यानी 20 मीटर पहले चला था, 8 मीटर और चला, यानी टोटल डिस्टेंस जो निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस जो निकल आएगी वो कितनी आएगी, 28 मीटर की आएगी, समझ में आना। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओ से मतलब डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ से चला था, ओ से, फाइनल पॉइंट कहाँ है, बी तक। तो ये जो लेंथ निकल के आएगी हमारी, ये वाली, ये जो लेंथ निकल के आएगी ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी, ये जो लेंथ निकल के आएगी यही होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम दूरी है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी बस आप ओ और बी के बीच की लेंथ निकाल लो, वो हमारी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, समझ में आया ना बात। तो ये देखिए 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, ये टोटल 15 और 8, तो 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, तो 17 बचेगा, कितना सॉरी 7 बचेगा। यानी ये जो हमारी लेंथ है ये कितनी आई, 7 आई, और ये वाली कितनी आई, 5 आई, टोटल कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 और 7 कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। 12 मीटर यानी कितना क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और 28 मीटर क्या हुआ है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है, डिस्टेंस का मतलब होगा टोटल पाथ लेंथ कितना चला है, जितना चलता जा रहा है सब काउंट होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट आप बस लास्ट में देखोगे वो पहुंचा कहाँ पे है और इनिशियल पॉइंट कहाँ पे थी, ठीक है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, वो मिनिमम आप डिस्टेंस निकाल लोगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे दो क्वांटिटी की बात आती है, एक आता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण, परिमाण। जैसे आप बाजार से क्या खरीदने गए, सामान खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, आपने क्या लिया, पोटैटो लिया, कितना केजी लिया, 5 केजी लिया, कितना केजी लिया, 5 केजी। तो ये जो 5 केजी निकला ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने, हमारा वेट कितना है, मान लो हमारा वेट है 50 केजी है, तो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, समझा ना। मैग्नीट्यूड मतलब कितना है वो, उसका परिमाण कितना है, समझा ना। कितना लीटर है, कितना केजी है, कितना, मतलब वो परिमाण, वो मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन कहने का मतलब, अगर ये हम डायरेक्शन थोड़ी बताते हैं, हम सामान खरीदने जाते हैं, जैसे हमने पोटैटो लिया, कितना केजी लिया, 5 केजी लिया, तो हम ये बताते हैं 5 केजी लिया हमने ईस्ट से लिया, नहीं ना। यानी ऐसी यूनिट्स, यानी ये जो वेट की यूनिट आ रही है, वेट की यूनिट क्या है हमारी, किलोग्राम है। किलोग्राम के साथ हम डायरेक्शन जोड़ रहे हैं, नहीं। ऐसी यूनिट जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम कैसी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कैसी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम बोल लेते हैं, क्या हमने मान लो डिस्टेंस ट्रेवल करा था 50 किलोमीटर का, ये मान लो कोई रास्ता था हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा पाथ लेंथ था, ठीक है ना। ये हमारा पाथ लेंथ था, टोटल कितना आया, ये मिला के 50 किलोमीटर, कितना निकल के आया, 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन क्या दोगे, यहाँ पे डायरेक्शन गए, चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हो रहा है, अगेन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन कोई एक दो जिससे कि बंदा एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं बोल सकते। जब हम डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होती है, पाथ लेंथ किसी भी तरीके से हो सकती है, समझ में आना। तो इसमें हम क्या डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस के पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम ले तो कौन सा रास्ता जाएगा, तो ये एक सीधी लाइन जाएगी कि आप ए पॉइंट से सीधा किस में जाओ, ईस्ट में जाओ, बी पॉइंट तक, बी पॉइंट 50 किलोमीटर जाओगे तो आपको बी पॉइंट मिल जाएगी, समझ में आया ना बात। तो वही चीज़ है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसमें हम डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं कि आप अगर इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन भी होगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, किलोग्राम है। किलोग्राम के साथ हम डायरेक्शन जोड़ रहे हैं, नहीं। ऐसी यूनिट जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है
डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो हमारा क्या डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ में आया ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट बीच में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो पहला, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की बात करिए, ये डिपेंड ऑन पाथ लेंथ, ये टोटल पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। ये इसको मतलब है कि इनिशियल पॉइंट का है, फाइनल पॉइंट का है, उसका शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होगा वही वही हमारा डिस्प्लेसमेंट करा जाएगा। यानी केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। और वो एक लाइन खींचो जो सबसे मतलब क्या करते हैं उसको आराम से, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, जो पाथ होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं करना, मान लो यहीं इस पॉइंट को जाने में एक ऐसे ही रास्ता था मेरा, लेकिन वो हमारा डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यही निकलेगा, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है। यानी ये केवल किस पे डिपेंड करता है, ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। आगे बात करें, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो। अगर मान लो ये हमारी कोई यहाँ पे इस पॉइंट ए पे कोई बॉडी रखी थी, ये आगे मूव करी ठीक है ना, या फिर यहीं से फिर मूव यहाँ पे चली 2 मीटर तक, कितनी चली, यहाँ से यहाँ तक चली 2 मीटर, फिर यहीं से वापस चली गई, यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में चली गई, कितना 10 मीटर, फिर यहाँ से और चला गया 15 मीटर। तो ये देखो पहले पहले चल रहा कितना 2 मीटर, फिर यहाँ से कितना गया 10 मीटर, 10 तो 12 मीटर हो गया, 12 फिर यहाँ से कितना चला 15 मीटर, यानी अब टोटल कितना मीटर हो गया 27 मीटर। यानी हम टोटल जितना पाथ लेंथ होता है उसको ऐड करते जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकलता जाता है। यानी जो हमारा फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। अगर वो चला तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो ही जाएगा, निगेटिव तो होनी नहीं है। समझ में आया ना। यानी फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है, ना तो निगेटिव वैल्यू हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे यही हमारा पॉइंट था ए, यहाँ से बॉडी कोई मूव करा, कितना मीटर बी तक गया, कितना मीटर चला 2 मीटर चला, और वहाँ से फिर वापस आ गया। तो अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल कहाँ था ए पे, वापस कहाँ पे आ गया ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। समझ में आया ना। यानी ये हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो है कहाँ अभी ए पे से चला था, ए पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 2 गया 2 आया, यानी डिस्टेंस कितना निकल के आता, 4 निकल के आता, 4 मीटर। आ रही बात समझ में। अगर हम आगे बात करें, जैसे मान लीजिए कोई इनिशियल पॉइंट ए हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट बी। यहाँ से बी तक जाने में, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ से ए और किसी एक पॉइंट से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारे पाथ हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। एक पाथ हो गया, 2 पाथ हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। समझ में आया ना बात। यानी किसी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर हम पाथ की बात करें, यानी डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस की इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है। एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की जो डिस्टेंस हो सकती है, यानी पाथ लेंथ हो सकता है, जो पाथ हो सकते हैं मेरे, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो सकती है वो कितनी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कोई एक ही होगा। समझ ना। जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम दूरी होगी, वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया ना। यानी एक डिफरेंस ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस की पास क्या होगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, किसी 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में क्या होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है। वाइल ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट, जबकि कोई एक सिंगल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है किसी 2 फिक्स पॉइंट के लिए। बात आ रही समझ में। आगे बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में मोशन कर रही है। समझ में आना। कोई मान लीजिए पॉइंट ओ हो गया, यहाँ से कोई बॉडी ए है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है। अब एक बात समझिए,
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी यही और यहाँ पे करती जा रही है। यहाँ मान लीजिए हम कोई पॉइंट बी ले रहे हैं, समझ में ना बात। तो ये जो बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रही है, तो एक सीधी लाइन ही मिलेगी और इसके अलावा कोई अदर पाथ हो भी नहीं सकता। ये जो डिस्टेंस चली, ये वाली ये जो डिस्टेंस है, यही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए बराबर हो सकता है तो हाँ वो हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में विदाउट डायरेक्शन चेंज करे, स्ट्रेट लाइन में विदाउट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ही क्या कर रही हो, चल रही हो, तो यानी वहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी वहाँ पे जितना डिस्टेंस निकलेगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। यानी ए ओ से बी तक जाने में अगर उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ा, यानी डिस्टेंस भी कितना निकलेगा, 10 किलोमीटर निकलेगा। और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे शॉर्टेस्ट पाथ हो ही नहीं सकता है, समझ में आया ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना निकलेगा, 10 किलोमीटर निकलेगा। बात आई समझ में। अगले डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया ओ से आप बी तक गए थे, ओ से कहाँ तक गए थे, बी तक गए थे। यहाँ पे जितना डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आया था 10 किलोमीटर आया था, डिस्प्लेसमेंट का भी कितना आया, 10 किलोमीटर आया। अगर मान लीजिए वो 20 पॉइंट से फिर से वापस किस पे आ जाता, वो ओ पॉइंट पे आ जाता, तो बात समझिए। पहले ओ से बी तक गया, कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। फिर बी से वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ओ पे आ गया। अब पूछा जाए डिस्टेंस कितनी होगी, तो 10 जाने का और 10 आने का, टोटल कितना किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो था कहाँ पहले, इनिशियल ओ पे ही था। किस पे था, ओ पे ही। फाइनल भी कहाँ पहुंचा, वो ओ पे ही। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, कुछ ना हुआ, जहाँ पे था वहीं पे रह गया। इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट भी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितना हुआ, जीरो हुआ, समझा ना। यानी यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी बात समझिए आप, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। जब हमारा केवल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, लेकिन ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, या फिर उससे कम हो सकता है, या फिर उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर से एक बार, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी भी ये दोनों बराबर होंगे, या फिर डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम आएगी। समझ आई ना बात। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये मे भी हो सकता है इक्वल, बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, या लेस देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से कभी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है ना। कभी कोई सवाल आ रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, डिस्टेंस कम हो गई है, इसका मतलब वो गलत आंसर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर आ सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट कम आएगा किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। ये कम आएगा किससे, डिस्टेंस से। वही चीज़ है, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के, या दोनों बराबर होंगे। कभी इसकी वैल्यू बड़ी नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी नहीं आएगी। तो ये हमारा डिफरेंस था, ठीक है ना। कौन कौन से डिफरेंस थे, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो निगेटिव वैल्यू, वाइल डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, किसी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, वाइल ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये चौथा डिफरेंस था। अगला बात करें, इफ इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये हमारी डिस्टेंस मोशन चैप्टर में आज हमने मोशन डिस्कशन करा, रेस्ट क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, इन्हें डिस्कस, इतना आज हम पढ़ें, ठीक है।
थैंक यू।